यूं मत एक्सपेक्ट करना कि हम डेरिवेशन करके चले जाएंगे और थ्योरी थ्योरी करके चले जाएंगे तो पास हो जाएंगे। पास होना मुश्किल हो जाएगा भाई। ये एकदम मैं ना इफेक्टिव स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया ना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम जिस सिचुएशन पे अभी हो ना, तुम अपने कुछ 2 महीने बाद इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे भाई हाँ मुझे फीस में बहुत कुछ आता है। मेरे भाई अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके दिखा दे, मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ और तू कर दिया तो। साइंस वाले स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है ना वो होती है भाई फिजिक्स, क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट में तो हम रट उठा के पास हो सकते हैं लेकिन फिजिक्स में पास होना तो नामुमकिन सा हो जाता है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनके फिजिक्स सर के ऊपर से जाती है। देखो जब मैं क्लास 12th में था तो मेरी भी सिचुएशन कुछ आपके जैसी थी। ऑलमोस्ट दिसंबर आने ही वाला था और मेरा जो सिलेबस था वो 50 to 60% ही फिनिश हुआ था विदाउट रिवीजन के साथ। लेकिन नेक्स्ट 45 डेज के अंदर मैंने कैसे कम बैक किया और कैसे पूरी फिजिक्स को कंप्लीट किया विद रिवीजन के साथ और विद 10 सैम्पल पेपर के साथ, वो ही मैं आपके साथ आज वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो भाई ये क्या ही बताएं, आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियो हो सकती है ये, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट मत करो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 से 4 चैप्टर होते हैं ना वो आपस में लिंक होते हैं, लेकिन अगर आप आगे देखोगे, ठीक है, लास्ट के चैप्टर्स देखोगे तो वहाँ पर जो पिछले चैप्टर से कोई भी लिंकेज नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली रेयर मिल जाए एक कंसेप्ट का तो मिल जाए, लेकिन मोस्टली 99% कोई भी लिंक नहीं होता है पिछले चैप्टर से। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, क्लास 12th वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो सेमीकंडक्टर चैप्टर तुमने उठाया, एकदम फ्रेश स्टार्टिंग करोगे सेमीकंडक्टर वाला की। अब उससे भाई स्टार्टिंग के 13 चैप्टर से कोई लिंकेज है नहीं है बिल्कुल भी। अब बेस ही लिंकेज है भाई, वो इलेक्ट्रॉन और आपका होल्स का, चार्ज कैरियर्स का, वो अगर तुम जब पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो यूनिट है वो आपस में लिंकेज ही है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होती है और तुम्हारे से एक क्वेश्चन नहीं बनता तो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर तुम वहीं पर गिव अप कर देते हो। सिमिलरली अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगते होंगे आपको जब क्लास 11th में आए होगे। आपके जो आपका वेक्टर्स वाला चैप्टर्स हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है, वो आपका डायमेंशन एनालिसिस हो गया, काइनेमेटिक्स मान लो पूरी यूनिट हो गई। ठीक है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ आपको और वहाँ पे आपका रिलेटेड है आगे पीछे से। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें भी क्लास 11th वाले स्टूडेंट है तो लास्ट से स्टार्टिंग करनी है। लास्ट से कैसे कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हो तुम, जैसे कि आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है, वो चैप्टर्स पढ़ो, उसका कोई भी लिंकेज नहीं है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर्स है, वहाँ पे पीछे करो। ठीक है, आपके जो क्लास 11th में है तो सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं सेकंड वॉल्यूम में। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है वो पढ़ो, ठीक है, उसके बाद सॉलिड्स है वो पढ़ो, ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स है, ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं और इनमें ज़्यादा थ्योरी है, न्यूमेरिकल बहुत कम है। तो ये जब आप कर लोगे तो आप इजीली अपना थोड़ा आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, हाँ भाई ये चैप्टर मुझे अच्छे से कवर हो गए हैं और इनमें से जो सवाल आते हैं वो भी ईजी आते हैं। अब देखो पढ़ने का तरीका क्या रखना है, जो भी चैप्टर तुम एक बार पढ़ चुके हो तो उसको है ना कंप्लीट करने का तरीका अलग रहेगा और जो तुम्हारा फ्रेश चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट करने का तरीका अलग रहेगा। तो अब मैं सबसे पहले वो बताता हूँ जो तुम फ्रेश चैप्टर पढ़ना चाहते हो। अगर तुम एक फ्रेश चैप्टर उठा के बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेट्स से मान लें सेमीकंडक्टर बैठ रहे हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे अब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और इसकी भी लास्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला हुआ स्कूल एग्जाम में सिलेबस। ठीक है, इसलिए मैं सेमीकंडक्टर बता रहा हूँ। सेमीकंडक्टर का ओवरव्यू लेना है किसके थ्रू, वन शॉट के थ्रू, क्योंकि अब इस मूवमेंट पर तुम एक एक टॉपिक पढ़ने बैठोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा समझना। ठीक है, तो तुम्हें करना है वन शॉट वीडियोस देखनी है। अब तुम कहोगे भाई वन शॉट वीडियो किसकी देखें, देखो अब यूट्यूब पर है ना कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन हमारे लिए कौन सा इस समय पर इफेक्टिव रहेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें वो लेक्चर देखने हैं जो हमारे लिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से लेक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से चैनल है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो चैनल आता है वो आता है भाई अभिषेक साहू फिजिक्स का। इस चैनल को तुम है ना आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिशन के लिए नहीं कहूंगा मैं, बोर्ड के लिए एकदम बेस्ट चैनल है। ठीक है, तो इस जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है सिंपली सेमीकंडक्टर पढ़ना है, वन शॉट बाय अभिषेक साहू डालना है। ठीक है, सिंपल से उस लेक्चर को देखना है, अच्छे से डेडिकेटेड के साथ फोकस होकर देखना है। यूं नहीं कि भाई ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा है 5 मिनट वो लेक्चर देखा फिर दूसरे का रिप्लाई करने चले गए, नहीं, ऐसे देखोगे तो कुछ भी समझ में तुम्हें नहीं आने वाला। उसके बाद चैप्टर का ओवरव्यू तुमने अच्छे से ले लिया, थोड़ी थोड़ी टर्म एक बार देखोगे तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी टर्म समझ में आएंगी, एक बार पूरे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। उसके बाद क्या करनी है, तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। देखो मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे
मोस्टली क्या 50% मान के चलो तुम, 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी बुक तो खरीदी थी लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़े ही नहीं, एक भी अंडरलाइन भी नहीं करी भाई, हाईलाइट भी नहीं करी, पूरी नई की नई बुक रखी होगी, ठीक है। तो भाई तुम्हें ना उसको रखने के लिए थोड़ी परचेज करी थी, कुछ तो यूज़ कर लो। तो तुम्हें करना है सेमीकंडक्टर का ओवरव्यू लेने के बाद वन शॉट से उसके एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अब एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद तुम्हें ये देखना है कि इस चैप्टर्स के अंदर से लास्ट 5 ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। भाई एकदम मैं ना इफेक्टिव स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया ना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम जिस सिचुएशन पे अभी हो ना, तुम अपने कुछ 2 महीने बाद इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे भाई हाँ मुझे फिजिक्स में बहुत कुछ आता है। अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि बिल्कुल दिमाग ब्लैंक होके जाऊँगा। तो सिलेबस का ओवरव्यू लेने का वन शॉट के थ्रू, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद जो तुम्हारा काम रहने वाला है वो देखना कि लास्ट 5 ईयर्स में इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। उन लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को तुम्हें प्रैक्टिस करना है, उनको सोल्व करना है, ठीक है। उस चैप्टर का सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चन PYQ से लास्ट 5 ईयर्स के बाद तुम्हें करना है, तुम्हें आना है भाई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर कुछ गिने चुने क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करनी है। देखो गिने चुने क्वेश्चन तुम कैसे सेलेक्ट करोगे, जब तुम PYQ देख लोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जब तुम फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे जाओगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें रखना है। अब क्लास 11th वाले कहेंगे भैया हम कहाँ PYQ देखें, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास एक रेफरेंस बुक होगी, उस रेफरेंस बुक में से पहला कंसेप्ट तुम्हारा सेम ही रहेगा, तुम्हें वन शॉट वीडियो देखनी है, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, और एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद तुम्हें ना रेफरेंस बुक पर फॉलो करना है। रेफरेंस बुक अगर तुम्हारे पास नहीं है तुम क्या कर सकते हो, गूगल पर जाकर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च मार सकते हो, और नहीं तुम्हें पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम देख सकते हो। तो आप में से कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है कि भैया सैम्पल पेपर कौन से लें। तो भाई देखो मैं जब क्लास 12th में था, अपनी मैं पर्सनल वो बताऊंगा, जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने ओसवाल सैम्पल पेपर यूज़ किए थे। तो अब मेरा जो भाई है ना क्लास 12th में है वो भी ओसवाल सैम्पल पेपर ही यूज़ कर रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो फिजिक्स का ओसवाल का ये सैम्पल पेपर है, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिजिक्स का ओसवाल का सैम्पल पेपर है, तो तुम ओसवाल के सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात आती है कि भैया जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं उनकी रिवीजन कैसे करनी है। तो मेरे दोस्त अब तुझे ना बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूँ रिवीजन का, ध्यान से सुनियो। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि तुमने जो नोट्स बनाए हैं उनको तुम बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। ये एकदम फिजिक्स के लिए तो भाई एकदम बकवास तरीका है ये रिवीजन करने का। केमिस्ट्री के लिए एक जगह मान सकता हूँ मैं, जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, उनके लिए तुम मान सकते हो, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं उनके लिए कॉपी देखकर रिवाइज करना एकदम बेवकूफ़ी वाला तरीका है। तो बढ़िया तरीका कौन सा होता है वो तुम्हें बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं दूसरा चैप्टर कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए रे ऑप्टिक्स मानते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स क्लास 12 का चैप्टर्स हो गया, तो उसको रिवाइज करने के तुम्हें एकदम बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। तुम्हें करना है रैंडमली 10 क्वेश्चन उठाने हैं उस चैप्टर्स के, रैंडमली 10 क्वेश्चन उठाने हैं। अब उन 10 क्वेश्चन को तुम्हें प्रैक्टिस करना है। उस 10 क्वेश्चन में से अगर तुम्हारे 8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं ना तो तुम मान के चलो कि भाई वो तुम्हारा जो चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर हो गया है। अगर तुम्हारे से 50% चैप्टर 50% क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाई एक बार दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से। और तुम्हें लगता है कि भाई मैं इसी टॉपिक में अटक रहा हूँ बार बार, तो तुम्हें सिंपल सा ही उसी टॉपिक को देखना है कि लास्ट 5 ईयर में उससे कितने सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई उस टॉपिक में फंसे हुए हैं और वो टॉपिक से सवाल ही नहीं पूछे जाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई ईगो पे ले लेते हैं, भाई ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो भाई कभी कभी ये समझदारी होती है और मोस्टली केसेस में ये बेवकूफ़ी कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे ईगो पे तुम्हें नहीं लेना। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे स्किप करो, जाने दो, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें करना है जैसे जो भी चैप्टर तुम कंप्लीट करो 10 रैंडम क्वेश्चन उठाने हैं, और उन रैंडम क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हारी रिवीजन हो रही होगी। थ्योरेटिकल देखो अब जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है ना भाई, तुम यूं मत एक्सपेक्ट करना कि हम डेरिवेशन करके चले जाएंगे और थ्योरी करके चले जाएंगे तो पास हो जाएंगे। पास होना मुश्किल हो जाएगा भाई। अब कुछ पहले तक क्या होता था कि भाई डेरिवेशन कर ली, थ्योरी कर ली तो पासिंग मार्क्स आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। लास्ट 3-4 सालों से मेन फोकस हमारा कंसेप्ट बिल्ड करने पर रहेगा, क्योंकि अगर एक बार किसी बच्चे का कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है ना उस चैप्टर से रिलेटेड, तो भाई कोई भी सवाल आ जाए वो बच्चा है ना चुटकियों में सोल्व कर देता है। लेकिन अगर उसने सिर्फ फॉर्मूला रट रखा है तो भाई वो सिर्फ फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ही कर पाएगा, जो थोड़ा सा कंसेप्ट घुमा के आगे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, कि कितना घंटे देने हमें इस फीस को डेली के। देखो अब टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब आपके 3 चैप्टर्स हुए हैं तो भाई आपको थोड़ी और रगड़ के करना पड़ेगा। 3 चैप्टर का मतलब क्या समझ रहे हो,
कि आपने कंप्लीट कर लिया अपनी तरफ से। स्कूल वालों ने कंप्लीट कर दिए होंगे, मैं जानता हूँ। अगर तुम कोचिंग जा रहे हो वहाँ भी कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो चैप्टर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन हमसे जब सिलेबस कंप्लीट होगा कि जब हम सैम्पल पेपर कंप्लीटली सोल्व कर पाएंगे, तब मानना कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि तुम 100% डिटेल एक टॉपिक कंप्लीट करो, तुम्हें ऑलमोस्ट 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट करके चलना है। ठीक है, 2 तरीके मैंने तुम्हें बताए हैं। पहला तो जो चैप्टर तुम्हें नया स्टार्ट कर रहे हो उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, और जो चैप्टर तुम रिवीजन कर रहे हो उसका प्रोसीजर क्या है। तो इसको अगर तुम फॉलो करते हो ना, तुम आने वाले 30 से 40 दिनों के अंदर तुम डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। लेकिन शर्त इतनी सी है कि डेडिकेशन के साथ अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होगा। अब यूं नहीं कि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो पर चले गए और फिर इंस्टाग्राम पर चले गए। मेरे भाई, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, तो 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके दिखा दे। मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, और तू कर दिया तो, और तूने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई कमेंट पे करके दिखाइए भाई एक्सेप्टेड है, और 3 महीने के बाद मिलता हूँ कि क्या रिजल्ट रहता है मेरा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 50% प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं सॉल्व हो गई और तुमने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया, तो आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ना तुम मेरे को थैंक यू क्या कह जाओगे भाई, गारंटी रिजल्ट मिलने वाले हैं। पहली भाई सही बता रहा हूँ, 50% जड़ तो ये इंस्टाग्राम में डिस्ट्रैक्ट करने का। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम मोस्ट ऑफ द जो जा रहा होगा वो तुम्हारा इंस्टाग्राम पर जा रहा होगा। अगर वही टाइम तुम स्टडी में लगा लोगे तो तुम्हें कितना बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है, ये तुमने रियलाइज़ किया कभी? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बस की है तो तुम्हारी बस, मैं चैलेंज दे सकता हूँ। अब तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, तुम चैलेंज दे सकते हो कि तुम 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके दिखा दो। ठीक है, तो यही थी आज की पूरी वीडियो। तो आई होप तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी, और तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए वो जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।